आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो विज़न है इसका टेस्ट नंबर 4 है, ठीक है। जो मेंस का टेस्ट नंबर 4 चल रहा है तो उसमें मैं ऑलरेडी 1 से 5 तक आपको डिस्कस करा चुका हूँ क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चौथा टेस्ट जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, चौथा टेस्ट है ये और टेस्ट नंबर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन, 6 से 10 तक क्वेश्चन आज मैं करा दूँगा, ठीक है। तो डेली 5-5 क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको कराता चलता हूँ, राइट। तो स्टार्ट करता हूँ 6 नंबर क्वेश्चन से। 6वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिख रहा है, भारत में मुद्रास्फीति के मांग जनित और लागत जनित कारकों का सविस्तार वर्णन करना है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको कैसे फ्रेम करना है, कैसे दृष्टिकोण बनाना है, इसको देखते हैं। देखो पहले क्या बोल रहा है, मुद्रास्फीति के बारे में बात कर रहा है, तो हमें क्या इंट्रोडक्शन दे रहा है मुद्रास्फीति के बारे में कि मुद्रास्फीति क्या है पहली बात में, ठीक है। दूसरी बात में क्या है, दूसरी बात में क्या करना है, इसमें बोल रहा है दूसरी बात में कि आपको जो मुद्रास्फीति है उसमें मांग जनित की जो लागत है यहाँ पर, ठीक है, लागत हैं और जो उनके जनित कारक हैं वो भी यहाँ पर सेकंड बात में आप बताएंगे, राइट। और तीसरी बात में इन दोनों से जो बातें आएंगी निकल के कंक्लूजन आएगा आपका निष्कर्ष, वो यहाँ पर आप तीसरी बात में निष्कर्ष लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आंसर को, आंसर लिखेंगे आप, स्टार्ट करेंगे मुद्रास्फीति से, आपका इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना रहेगा, उसमें लिखेंगे मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में समान कीमत स्तर से निरंतर वृद्धि एक समयावधि है, उसके दौरान क्या है जो हमारी मुद्रा की क्रय शक्ति है उसमें क्या है गिरावट को संदर्भित करती है, राइट। यह मुख्य रूप से कारकों के दो जो हमारे समुच्चय होते हैं अर्थात मांग या जनित कारक जो होते हैं उनमें लागत प्रेरित कारकों के कारण यहाँ पर होती है, ठीक है। तो आप ये दो लाइन बताएंगे, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालेंगे आप नीचे से, ये आपका निष्कर्ष प्रस्तावना पूरा हो गया, ठीक है। हेडिंग डालेंगे यहाँ पर जनित जो मुद्रास्फीति है, ठीक है, या मांग जनित मुद्रास्फीति है, ये हेडिंग डालेंगे। ये लिखेंगे यहाँ पर, यह तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग समग्र आपूर्ति से अधिक हो जाती है, यह निम्नलिखित कारणों से होती है। इतना लिखेंगे, कौन कौन से कारण है, पहला नंबर हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे आप सरकारी व्यय में वृद्धि, ठीक है, सरकारी व्यय में वृद्धि हेडिंग डालेंगे। उस हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे सरकारी व्यय में वृद्धि, उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लाभार्थी जो है उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि करता है, जो निरंतर आपूर्ति की मांग की जो वृद्धि करता है, इससे परिणाम स्वरूप क्या है कीमतों में भी वृद्धि होती है, राइट। सेकंड हेडिंग में लिखेंगे इसी में आय में बढ़ोतरी, इसके अंतर्गत लिखना है लोगों के हाथ में अधिक व्यय करने के योग आय के कारण यहाँ पर क्रय शक्ति में क्या है वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए जैसे 7वें जो वेतन आयोग है उसमें कारण के कारण वस्तुओं सेवाओं की मांग में क्या वृद्धि हुई है, जिससे क्या फलस्वरूप हमारी मुद्रास्फीति में भी वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। तीसरे हेडिंग में लिखेंगे आप उपयोग या उपभोग, ठीक है, उपभोग प्रतिरूपों में बदलाव, राइट, उपभोग प्रतिरूपों में बदलाव, उसमें लिखेंगे आप उपभोग में वृद्धि, उदाहरण के लिए प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दालें अंडे मछली आदि के लिए यहाँ पर क्या है उपभोग में वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए इन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि कर सकती है, ठीक है। अगला क्या है, चौथी हेडिंग में लिखेंगे, चौथी हेडिंग में यहाँ पर लिखेंगे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, भारत के संदर्भ में बढ़ती जनसंख्या के कारण मांग की आपूर्ति जो है यहाँ पर उसमें क्या वृद्धि हुई है, ठीक है। परिणाम स्वरूप हमारी क्या है जो यहाँ पर मांग आपूर्ति है उसको असंतुलित हो जाने के जिससे क्या है हमारी कीमतें बढ़ जाती हैं, राइट। पांचवा हेडिंग लिखेंगे काला धन, ये वस्तुओं की मांग में वृद्धि करता है जिससे आवश्यक वस्तुओं की व्यापक जमाखोरी और काला बाजारी होती है। उदाहरण के लिए काले धन का एक बड़ा भाग शहरी क्षेत्रों में अचल संपत्ति खरीदने बेचने में उपयोग में यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जिससे क्या है अचल संपत्ति की कीमत में क्या हुई वृद्धि हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे आप लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, मेन हेडिंग डालेंगे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, ठीक है, ये हेडिंग डालेंगे। और इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे पहली हेडिंग अंदर लिखेंगे इसके मांग और आपूर्ति में असंतुलन, ठीक है। इसमें लिखेंगे जब समग्र आपूर्ति समग्र मांग को पूरा नहीं करती है, उदाहरण के लिए जो आपका रूस यूक्रेन संकट था जैसी स्थिति में कारण तेल की कीमत में क्या वृद्धि से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। मजदूरी और कच्चे माल की जो हमारी लागत है उसमें भी क्या है वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। सेकंड हेडिंग इसमें लिखेंगे अवसंरचनागत जो बाधाएं हैं, ठीक है, हमारी अवसंरचनागत जो बाधाएं हैं वो, तो अवसंरचनागत यहाँ पर मुद्दे हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि उपयुक्त सड़कों के अभाव के कारण लॉजिस्टिक जो लागत है उनमें वृद्धि होती है। बिजली खराब होने के कारण यहाँ पर क्या इनमें जनरेटर वैकल्पिक व्यवस्था के कारण इसमें क्या अतिरिक्त लागत आती है, ठीक है, उससे भी क्या वृद्धि होती है, ठीक है। ये सभी जो उत्पादन की लागत है उसमें क्या वृद्धि के कारण बन जाते हैं। तीसरा हेडिंग लिखेंगे मौसमी और चक्रीय उतार चढ़ाव, इसमें लिखेंगे विफल मानसून जैसे कि घटनाएं जो हमारी हैं घटना के कारण जो भी कोई कृषि की उत्पादकता में गिरावट आती है जो उस वर्ष के अपरिहार्य रूप से मुद्रास्फीति की परिणत हो जाती है। मतलब जैसे कि आप मौसमी जो उतार चढ़ाव मतलब क्या है, इसी टाइम से बारिश नहीं होना है तो बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो जाएगी, अगर नहीं होना है तो हो रही है, होनी होगी तो नहीं होगी, तो क्या इससे हमारी फसल पे प्रभावित होगी, जिससे क्या है इसमें यहाँ पर मुद्रास्फीति की परिणत हो जाती है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। कराधान में वृद्धि, चौथा हेडिंग है कराधान में वृद्धि, कर और वस्तु खुदरा जो कीमत है उनकी वृद्धि करते हुए उदाहरण के लिए हमारी वस्तु पर लगाए गए जो सीमा शुल्क हैं, ठीक है, उत्पाद शुल्क जैसे वो सब यहाँ पर क्या वृद्धि होता है जिससे। अगला पांचवा लिख देंगे प्रशासित कीमतों में वृद्धि, जब सरकार जो हमारी खदानें हैं उनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पेट्रोलियम उत्पाद ये सब कर में वृद्धि करती है तो क्या उससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। इतना बात आपने लिख दिया। उसके बाद क्या निष्कर्ष लिखेंगे आप, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में आपको लिखना है
निष्कर्ष में आप लिखेंगे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और जो अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार एक संस्थागत मौद्रिक नीति समिति का गठन किया है। इसके अतिरिक्त सरकार की जो राजकोषीय नीति मौद्रिक नीति है उस समिति के द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति के लक्ष्य को अनुरूप यहाँ पर कार्य करती है। इतनी बात आप यहाँ पे 2 से 3 लाइन ये बता देंगे, आपका यहाँ से आंसर 6वां नंबर पूरा हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा था 6वां नंबर और थोड़ा सा ईजी भी था वो, ठीक है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1991 के आर्थिक सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक व्यापक संरचनात्मक सुधार थे, चर्चा करना है, ठीक है। क्या तो आपको देखो कहाँ से स्टार्ट करना, दृष्टिकोण आपको पता होना चाहिए पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो स्टार्ट आप करेंगे 1991 का जो हमारा आर्थिक सुधार है उसके बारे में बताएंगे क्या था। 1991 का आर्थिक सुधार के बारे में बताएंगे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। सेकंड बात में क्या लिखेंगे, 1991 के आर्थिक सुधार के मुख्य बिंदु क्या है वो यहाँ पर बता देंगे इसके। उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखेंगे, क्योंकि और आप यहाँ पर कुछ लिख ही नहीं सकते, इतनी बातों में पूछा, इतनी बातों में आपको आंसर पूरा लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। आंसर लिखेंगे, इसको क्वेश्चन को सामने रखते हैं। हाँ, आंसर आप लिखेंगे यहाँ से अपना। आंसर में लिखेंगे 1991 के जो भुगतान है, ठीक है, 1991 में भुगतान संतुलन के संकट के बाद भी मुद्रास्फीति में क्या है, वृद्धि ने भारत को व्यापक सुधारों को अपनाने के लिए विवश किया, जिससे उदारीकरण या निजीकरण और वैश्वीकरण के रूप में यहाँ पर इसे जाना जाने लगा, ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे, मेन हेडिंग, उसमें लिखेंगे 1991 की आर्थिक सुधार, ठीक है, 1991 की आर्थिक सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था में एक व्यापक संरचनात्मक सुधार थे, ये हेडिंग आप डालेंगे। नीचे से लिखेंगे उसके उदारीकरण लिखेंगे। उदारीकरण में लिखेंगे अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया था और अब कुछ ही क्षेत्र हैं जिसमें उद्योग के सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, जैसे कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन, ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखना है अगली हेडिंग में, अगली हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे नीचे पूंजी बाजार का उदारीकरण, ठीक है, ये लिखेंगे पूंजी बाजार का उदारीकरण। उसमें क्या लिखेंगे, सेबी के जो आपके विनियमन है उसके अंतर्गत एक नई कंपनी शेयर और जो आपके डिवेंचर जारी करने के साथ सरकार की जो अनुमति होती है उसके बिना शुरू की जा सकती है, ठीक है, ये हेडिंग लिखेंगे। तीसरी हेडिंग क्या लिखेंगे, विदेशी मुद्रा बाजार, ठीक है, विदेशी मुद्रा बाजार, राइट। इसमें लिखेंगे आप लचीली विदेशी जो मुद्रा विनिमय है उसको दर को शुरू किया गया, जिसके तहत विनिमय दर बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित की जाती हैं, ठीक है। हमारी क्या है, फिर से एक बार इसको पॉइंट को बोल देता हूँ, विदेशी मुद्रा बाजार है, इसमें लिखना है आपको लचीली विदेशी मुद्रा विनिमय दर को शुरू किया गया, जिसके तहत विनिमय दर बाजार की ताकतों द्वारा इसको निर्धारित किया जाता, ठीक है। 1993-94 में विदेशी मुद्रा के संदर्भ में रुपए के व्यापार के खातों को पूरी तरह से क्या है यहाँ पर बना दिया था, परिवर्तनीकरण बना दिया गया था, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। यह कुछ पॉइंट विदेशी मुद्रा बाजार में अपने साइड से भी पॉइंट आप डाल के लिख सकते हैं, राइट। अगला क्या है, अगला हेडिंग आपके प्रतिबंधों को हटाना। प्रतिबंधों को हटाने क्या, इसमें विलय अधिग्रहण औद्योगिक इकाई जैसे पृथक रखने की, ठीक है, प्रतिबंध से काफ़ी हद तक यहाँ पर क्या इसको हटा दिया गया था, राइट। अगला आप हेडिंग डालेंगे, आपका उदारीकरण हो गया, ठीक है। अब अगला डालेंगे निजीकरण, ठीक है, क्या डालेंगे हेडिंग, निजीकरण, ठीक है। निजीकरण में क्या लिखेंगे, इसमें आपको लिखना है सरकार सार्वजनिक उपक्रमों की इक्विटी बेचकर विनिवेश शुरू किया। इस तरह के कदम को पीछे उद्देश्य जो आपके वित्तीय अनुशासन में सुधार और जो आधुनिकीकरण है उसमें सुविधा प्रदान करना था, ठीक है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को निजी क्षेत्र के कुशल कामकाज के प्रबंधकीय स्तरों को बेहतर निर्माण करने में मदद मिलेगी, ये आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। निजीकरण होगा, उसके बाद क्या लिखेंगे, वैश्वीकरण आप लिखेंगे, ठीक है। वैश्वीकरण क्या है इसमें देखते हैं। वैश्वीकरण में आप लिखेंगे इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। हाल ही के दिनों में कई सेवाएं जैसे कि वॉइस जो आधारित यहाँ पर व्यावसायिक प्रक्रिया थी, है ना, जिन्हें बीपीओ या कॉल सेंटर के रूप में जाना जाता, रिकॉर्डिंग बनाए रखना, ठीक है, जो आपको लेखांकन कार्य वो बनाए रखना, बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, संगीत रिकॉर्डिंग करना, फिल्म उत्पादन, जो संगीत प्रतिवेदन, ये सब आप देखो जितने भी आप सोर्स हैं आपके यहाँ पर जो भारत के आउटसोर्सिंग है वो सब इनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, राइट। इतना आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या है, आप निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे इन सुधारों के साथ अब सरकार का ध्यान पहले लाइसेंस परमिट कोटा शासन को एक ऐसे शासन की ओर स्थानांतरित हो गया है जिसके अंतर्गत सरकार एक सुविधाकर्ता की भूमिका निभाती है, राइट, और निजी क्षेत्र के भारत को आर्थिक यहाँ पर विकास को संचालित करने में अग्रसक्रिय भूमिका को निभाने में मदद करती है। इस टाइप से आप यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे और आपका यहाँ से आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन को। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूंजी खाता परिवर्तनीयता से आप क्या समझते हैं। भारत के लिए पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता के गुणों को 200 का वर्णन कीजिए। देखो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो इसको हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे लिखने के लिए, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन होता है तो हमारे पास क्या पॉइंट ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। छोटे क्वेश्चन में इतने पॉइंट नहीं क्रिएट कर सकते। तो देखो इसमें स्टार्ट कहाँ से करेंगे, दृष्टिकोण हमारा क्या रहेगा, दृष्टिकोण रहेगा पूंजी खाता के बारे में पूछा है तो आप बताएंगे जो हमारा पूंजी खाता है परिवर्तनीयता ये क्या है इसके बारे में आप बताएंगे। सेकेंड बात
सेकंड बात बताएंगे भारत के संबंध में जो पूंजी खाता है सीएससी जो आपका, उसको बढ़ने के लिए पक्ष और विपक्ष के तर्क क्या हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला है पक्ष और विपक्ष के तर्क हैं वो बताना है, और गुण और दोष का यहाँ पर वर्णन करना है। ठीक है, उसके बाद अपना क्या निष्कर्ष यहाँ पर दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा आंसर क्या रहेगा। देखो इसमें आपका जो आंसर रहेगा, आंसर में लिखेंगे, आंसर में पूंजी खाता परिवर्तनीयता, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे आप पूंजी खाता परिवर्तनीयता सीएससी का अर्थ है बिना किसी बाधा के निवेश संबंधित लेन देन जो करने की स्वतंत्रता है उसका होना। सामान्य भाषा में इसका अर्थ यह है कि रुपए की स्थानीय मुद्रा है उसको विदेशी मुद्रा में क्या परिवर्तित किए जाने का कोई जो हमारा मात्रात्मक प्रतिबंध है वो नहीं होगा। ठीक है, इसका निहितार्थ है कि पूंजी अंतर प्रवाह है और बहिर्प्रवाह इसका वो संबंधित मुद्रा रूपांतरण की स्वतंत्रता होगी, और इसलिए कभी कभी इसे पूंजीगत संपत्ति उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, या जाना जाता है, ये लिखेंगे। अगला यहाँ पे लिखेंगे, नीचे से एक लाइन छोड़ के लिखेंगे थोड़ा सा। वर्तमान में भारत चालू खाते का पूर्ण परिवर्तनीयता की अनुमति देता है, लेकिन पूंजी खाते में केवल आंशिक परिवर्तनीयता की अनुमति है। तारापुर समिति की जो 1997 और 2006 की जो रिपोर्ट थी, ठीक है, तारापुर समिति 1997 और 2006 की यहाँ पर रिपोर्ट थी। ठीक है, उसमें क्या किया गया था, उसमें इन दोनों रिपोर्टों ने पूर्ण जो आपका सीएससी था, ठीक है, उसको बढ़ने का मार्ग यहाँ पर प्रशस्त किया था। राइट, उसको बढ़ाने के लिए या उसको बढ़ने के लिए यहाँ पर उसको मार्ग प्रशस्त किया था। हालांकि उदारीकरण प्रारंभ होने के बाद से पिछले 3 दशकों में पूंजी खाते को उधार के जो बढ़ाने की प्रक्रिया है वो धीमी और सतर्कता से आगे बढ़ी है। ठीक है, ये लिखेंगे। अगला यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता। ठीक है, पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता, ये हेडिंग आपकी होगी। इस हेडिंग में आपको लिखना है, इस हेडिंग के अंदर भी एक हेडिंग लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बेहतर पहुंच। इसके अंतर्गत लिखेंगे अतिरिक्त उदारीकरण की सुविधा प्रदान करेगी और विदेशी निवेश को आकर्षित भी करेगी। कौन, सीएससी। ठीक है, जो आपका पूंजी खाते परिवर्तनीयता है। ठीक है, अगली हेडिंग क्या लिखेंगे, वित्तीय दक्षता में लाना। ठीक है, वित्तीय दक्षता में लाना। इसके अंदर लिखेंगे एक ओपन पूंजी खाता वित्तीय क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु उपलब्ध कराकर अपने साथ अधिक विशेषज्ञता और नवाचार ला सकता है। यह पूंजी की लागत को कम भी कर सकता है। अगली हेडिंग लिखें, तीसरी हेडिंग, उसमें लिखना है आपको निवेश जोखिमों से बचाओ। इसमें लिखेंगे एक ओपन पूंजी खाता पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए विश्व बाजार का उपयोग करने के लिए अवसर प्रदान करता है। ऐसा करके ये बचतकर्ताओं और जो निवेशक हैं उन दोनों की जोखिम क्या है, कमी करने के माध्यम से इसको अपनी रिपोर्ट वास्तविक मूल्य रक्षा के यहाँ से मतलब वास्तविक मूल्य रक्षा है उसमें यहाँ पर संपन्न बनाता है या समर्थ बनाता है। ठीक है, ये लिख देंगे। उसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे नीचे से मेन हेडिंग में, मेन हेडिंग यहाँ पर पूर्ण सीएससी के विरुद्ध तर्क। पूर्ण जो आपका पूंजी खाते परिवर्तनीयता है, पूर्ण पूंजी खाते परिवर्तनीयता, उसके विरुद्ध तर्क। क्या तर्क है उसके विरुद्ध, ये देख लेते हैं। यहाँ से 4-5 पॉइंट कुछ देख लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर रहेगा घरेलू बचत बहिर्गमन। इसमें लिखेंगे आप काल्पनिक अफवाहों के कारण देश में पूंजी का पलायन हो सकता है, जैसे कि 1997-98 के दौरान कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के मामले में देखा गया था इसको। ठीक है, सेकंड हेडिंग में लिखेंगे कर परिहार। इसमें लिखेंगे आप पूंजी खाता जो परिवर्तनीयता है उसमें घरेलू वित्तीय गतिविधि, आय, धन, कर लगाने अधिकारियों की क्षमता है उसको छीण करना। ठीक है, यहाँ पे इसमें शामिल होता है। अगली हेडिंग लिखेंगे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। इसमें क्या हुआ, अधिकतर बाजार निर्धारित जो विनिमय दर हैं उसमें आधिकारिक तौर पर निश्चित विनिमय दरों को अधिक यहाँ पर क्या है लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार जो आपका पूंजी खाते परिवर्तनीयता है वो यहाँ पर आयात की कीमतें बढ़ा सकता है। राइट, इससे क्या है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण इसको बन सकता है। ठीक है, अगला हेडिंग होगा अर्थव्यवस्था में व्यवधान। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप पूंजी खाता जो परिवर्तनीयता है उसके अनुचित प्रबंधन से मुद्रा का मूल्यह्रास हो सकता है। ठीक है, और व्यापार तथा पूंजी प्रवाह भी प्रभावित हो सकता है। इतना लिखेंगे और अपना आप नीचे निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे तथापि तारापुर समिति निर्धारित जो परिवर्तनीयता है उसके लिए पूर्व शर्तें हैं जो उसमें सकल घरेलू उत्पाद का सकल राजकोषीय घाटे का 3.5% से कम होना तथा 3 वर्षों में 3 से 5% की मुद्रास्फीति दर होना। ठीक है, प्रभावी CRR 3% होना। सकल जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है, नेशनल जो आपका प्रोडक्ट होता है NPA जो होता है उसको 5% या उससे कम करना। ठीक है, और जो यहाँ पर प्राप्त किया गया है, जो भी शेष यहाँ पर प्राप्त किया जाना है उसमें क्या है जो CAC है आपका पूंजी खाते परिवर्तनीयता है उसको लाभ प्राप्त करना। तो इन संदर्भ में क्या है ये सब इसके प्रयास किए जाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कुछ और भी आप यहाँ पे इतना करने के बाद कुछ और भी पॉइंट यहाँ पर अपने आप से डाल सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष में अपने अकॉर्डिंग निष्कर्ष लिखना है। राइट, अगला देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, नियोजित विकास स्वतंत्रोत्तर भारत में किए गए प्रमुख आर्थिक सुधारों में से एक था। इस संदर्भ में चर्चा कीजिए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को मील का पत्थर क्यों माना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आपको देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। दृष्टिकोण हमारा क्या रहेगा, इसको दृष्टिकोण को देखते क्या रहेगा।
आपका दृष्टिकोण यहाँ से रहेगा। देखो किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये आपका बात कर रहा है जो आपका स्वतंत्र भारत में किए गए प्रमुख आर्थिक सुधार हैं, तो उसके बारे में बताएंगे स्वतंत्र भारत में क्या क्या आर्थिक सुधार किए गए, आप इंट्रोडक्शन में बता देंगे। ठीक है, सेकंड बात आपको बताना है जो धरती पंचवर्षीय योजना, जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी यहाँ पर, उसमें क्या अपनाई गई जो विकास योजना थी, क्या क्या यहाँ पर अपनाई गई थी बातें, वो यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तीसरी बात बताएंगे यहाँ पर जो इसके नियोजन के लिए क्या क्या योगदान किए गए थे उसको उल्लेख कर देंगे कि इसके नियोजन के लिए क्या क्या यहाँ पर कार्य किए गए थे, वो चर्चा करेंगे यहाँ। ठीक है, उसके बाद अपना निष्कर्ष लिख देंगे। स्टार्ट करते हैं आंसर को। देखो आंसर कैसे लिखना है, आप देखो यहाँ पर क्या है, आप पहली बात लिखेंगे स्वतंत्र भारत की जो हमारा यहाँ पर पूर्ण आर्थिक सुधार है उसके बारे में, तो लिखेंगे विभाजन और स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि में भारत प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में ठहराव, उद्योगों में अल्प विकास, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे स्तर है ना, वृद्धि स्तर और जो निर्धनता है उसमें अत्यधिक बेरोजगारी और अल्प रोजगार जैसी जो मुद्दे हैं वो चपेट में आ गया था। ठीक है, इस संदर्भ में नियोजित विकास भारत के विकासात्मक प्रयासों की प्रमुख जो रणनीति है उसके रूप में सामने आया। इसने सामाजिक आर्थिक मोर्चे पर पर्याप्त प्रगति के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील दर को उपलब्ध संसाधन के लिए व्यवस्थित जो उपयोग हैं वो यहाँ पर इसका प्रावधान किया। ठीक है, तो इतना 3 से 4 लाइन लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे हेडिंग डालेंगे इसमें धरती पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण योगदान पर चर्चा। ठीक है, ये लिखेंगे, उसमें लिखेंगे पॉइंट डाल के अंदर पॉइंट डाल के लिखेंगे उद्योगों विशेष रूप से पूंजीगत वस्तु उद्योग के विकास हेतु सार्वजनिक निवेश को निर्देशित करने, अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में तीव्र वृद्धि होना। ठीक है, और औद्योगिक जो हमारे औद्योगिक हैं मतलब औद्योगिक कुछ उद्योग हैं यहाँ पर उनको क्या वरीयता देना, राइट, औद्योगिकरण के विकास को रणनीति का केंद्र बनाना, ये आप लिखेंगे। सेकंड पॉइंट लिखेंगे विशेष रूप से वैज्ञानिक क्षेत्र में उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना। ठीक है, मूलभूत भौतिक मानव जो आधारित संरचना है उसका निर्माण करना। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट में लिखेंगे। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे निवेश की दर में वृद्धि, क्योंकि विकास की दर निवेश की दर पर निर्भर करती है, इसमें घरेलू तथा विदेशी बचत में वृद्धि करना भी शामिल होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे कृषि उत्पादन में वृद्धि। कृषि उत्पादन में क्योंकि क्या है भूमि सुधार, हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सिंचाई, विद्युत, ठीक है, तथा कृषि जो अनुसंधान है उस पर बड़े स्तर पर क्या है निवेश किया गया। इसके साथ साथ क्या है उपभोक्ता जो वस्तु है उसमें उत्पादन में क्या है रोजगार अवसरों के विकास के लिए श्रम प्रधान लघु कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा दिया गया था, ये लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र जो के कार्य क्षेत्र हैं उसमें क्या यहाँ पर वृद्धि हुई है वो लिखेंगे। क्या क्या वृद्धि देखते हैं इसमें, यह क्षेत्रक पूंजीगत वस्तु उद्योग से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है और भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को नियंत्रित करने लगा है, राइट। अगला पॉइंट लिखेंगे आत्मनिर्भर बनने के लिए जो आपकी बाहरी निर्भरता है उसमें कमी हेतु आयात का प्रतिस्थापन करना होगा। अगला पॉइंट है उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1951, ठीक है, के माध्यम से योजना की आवश्यकताओं के अनुसार उद्योगों को संसाधन आवंटित करने हेतु जो नियंत्रण औद्योगिक जो लाइसेंस है उसको विस्तृत यहाँ पर तंत्र को स्थापित करना। ठीक है, इतना बात आप लिखेंगे। उसके बाद अपना आप निष्कर्ष डाल देंगे। ठीक है, निष्कर्ष कर डालेंगे। हालांकि विकास की जो नेहरू मालनोबिस रणनीति है उसको कृषि की तुलना में औद्योगिकरण के अधिक महत्व दिए जाने के कारण काफ़ी आलोचनात्मक उसका सामना करना पड़ा है। ठीक है, जिसके परिणाम बाद में भुगतने पड़ सकते हैं। ठीक है, श्रम प्रधान उद्योगों की तुलना में भारी उद्योग को उच्च प्राथमिकता के साथ आवंटन किए जाने के बाद जो आपका परिणाम स्वरूप धन की जो अत्यधिक संकेंद्रण होगा वह वृद्ध स्तर पर बेरोजगारी को उत्पन्न करेगा, राइट। इसके अतिरिक्त ये तर्क दिया गया कि गरीबी दूर करने के उद्देश्य विकास द्वारा ही नहीं, ठीक है, विकास द्वारा नहीं किया सकता। तथापि क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना ने आगे चलकर यह समाज के व्यापक और विकास के लिए एक मूलभूत भौतिक एवं मानव आधारित संरचना को आधारशिला बनाया। ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं अपने जो यहाँ पर इसका निष्कर्ष रहेगा वो। ठीक है, 10वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है किसी देश के भुगतान संतुलन से क्या आशय है, उसके विभिन्न घटकों का विवरण देना है। तो पहले क्या बताएंगे आप दृष्टिकोण में भुगतान संतुलन के बारे में बताएंगे क्या है भुगतान संतुलन। ठीक है, दूसरी बात में क्या है, दूसरी बात बताएंगे इसके प्रमुख घटक क्या क्या हैं, क्या क्या प्रमुख घटक है, उसके बाद अपना आप निष्कर्ष यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। भुगतान संतुलन किसी देश में निवासियों एवं शेष विश्व के बीच एक निर्दिष्ट समयावधि में आमतौर पर एक वर्ष में वस्तुओं सेवाओं की जो हमारी परिसंपत्तियाँ होती हैं उसके लेन देन का विवरण इसमें शामिल होता है। ठीक है, किसी देश का जो आपका भुगतान संतुलन है उसकी वित्तीय एवं आर्थिक स्थिति को दर्शाता है और सरकार को राजकोषीय तथा व्यापार नीतियों पर निर्णय लेने में सहयोग करता है, ये आपका होगा। उसके बाद आप लिखेंगे, इसके बाद हेडिंग लिखेंगे भुगतान संतुलन के 3 प्रमुख यहाँ पर मुख्य खाते होते हैं, 3 मुख्य खाते होते हैं यहाँ पर, अर्थात चालू खाता, पूंजी खाता और वित्तीय खाता। ठीक है, यहाँ पर ये लिख देंगे। तो देखते हैं चालू खाता के बारे में। चालू खाता क्या है, इसमें क्या है वस्तुओं और सेवाओं के जो व्यापार हैं उसमें अंतरण अदायगी के जो विवरण होते हैं वो दर्ज होता है, जबकि चालू खाते की प्राप्तियां उनके व्यय भुगतान के बराबर होती हैं। तब चालू खाते को संतुलित यहाँ पर क्या संतुलित माना था। इसी प्रकार चालू खाते की जो अंतर्गत प्राप्ति हैं कुछ यहाँ पर व्यय मात्रा होती है उसके आधार पर चालू खाता संतुलन के घाटे की स्थिति में ये संपूर्ण हो सकता है। ठीक है, इसमें विभिन्न
घटक भी शामिल होते हैं। जैसे कि आपका चालू खाता में क्या क्या घटक शामिल होते हैं? वस्तुओं का व्यापार, ठीक है, जो आपका चालू खाता है इसमें आपका आएगा वस्तुओं का व्यापार, ठीक है। दूसरी बात में क्या आएगा? सेवाओं का व्यापार, वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार आपका आएगा चालू खाते में। तो इन दोनों में क्या लिखेंगे? वस्तुओं के व्यापार में लिखेंगे जिसमें वस्तुओं को निर्यात या आयात शामिल होता है, ठीक है। एक निश्चित अवधि में किसी देश के निर्यात या आयातों के मूल्य के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्या होगा? जो व्यापार, सेवाओं का व्यापार, उसमें क्या लिखेंगे? जिसमें क्या है? कारक आय, फैक्टर इनकम जिसको बोलते हैं, और गैर कारक आय, इसमें जो संबंधित लेन देन है वो यहाँ पर शामिल होते हैं। शुद्ध कारक आय 2 घटक होते हैं, अर्थात कर्मचारियों के मुआवजे के रूप में शुद्ध जो आय है उसमें शुद्ध निवेश आय को, गैर शुद्ध यहाँ पर जो कारक हैं उसमें जहाजरानी, बैंकिंग, जो आपका बीमा है, सॉफ्टवेयर सेवा हैं, ये सब क्या इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। अगला क्या लिखेंगे? आपका अगला आएगा हस्तांतरण भुगतान, ठीक है। हस्तांतरण भुगतान में क्या लिखेंगे आप? ये वे प्राप्तियां हैं जो किसी देश में निवासियों को कोई वस्तु या सेवा से प्रदान किए बिना शुल्क प्राप्त होती है, ठीक है। कुछ यहाँ प्रदान नहीं करते हैं और उसके यहाँ पर क्या शुल्क मिलता है। इनमें सरकार या विदेश में रहने वाले जो नागरिक हैं उनके द्वारा क्या है? अनुदान, उपहार या प्रेषण, ठीक है, यहाँ पर ये शामिल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? हस्तांतरण भुगतान। अगला बी हेडिंग, जैसे कि मैंने बताया था उसमें पूंजी खाता। पूंजी खाता में क्या लिखेंगे? इसमें परिसंपत्तियों के सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को दर्ज किया जाता है। एक परिसंपत्ति उन रूपों में से एक जिसमें धन के धारण किया जाता है, धन को धारण किया सकता है। उदाहरण के लिए मुद्रा, स्टॉक, बंद पत्र, सरकारी ऋण, ठीक है, परिसंपत्तियाँ जो पूंजी खरीद हैं, ये सब डेबिट जो मदद से यहाँ पर जो हमारा काम कर सकते हैं इसमें वो, ठीक है, और परिसंपत्तियों की बिक्री है, ये सब यहाँ पर इसमें क्या है? शामिल होते हैं। अगला लिखेंगे हेडिंग में निवेश लिखेंगे। निवेश, इसमें प्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियो निवेश, ये सब इसमें शामिल होते हैं। प्रत्यक्ष निवेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI, इक्विटी जो पूंजी होती है वो सब यहाँ पर क्या है? इसमें शामिल होती है। जबकि पोर्टफोलियो निवेश में विदेशी संस्थागत जो निवेश हैं वो यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। अगला क्या लिखेंगे? निवेश के बाद लिखेंगे बाहरी उधारी, जो आपका बाह्य उधारी है वो लिखेंगे हेडिंग में ही। उसके अंदर क्या लिखेंगे? इसमें बाह्य वाणिज्यिक और उधार, अल्पकालिक ऋण भी शामिल होता है, ठीक है। अगला लिखेंगे बाह्य जो आपका सहायता है वो, इसमें सरकारी सहायता, अंतर सरकारी, बहुपक्षीयता, ठीक है, द्विपक्षीय ऋण, यहाँ पर ये सब शामिल होते हैं। अगला क्या आएगा? वित्तीय खाता, ठीक है, वित्तीय खाता। वित्तीय खाता में क्या लिखेंगे? वित्तीय खाते के माध्यम से रियल एस्टेट जो आपका व्यावसायिक उपक्रम है, FDI आदि के माध्यम से क्या विदेशों से प्राप्त धन का जो विदेशों से और ले जाने वाले जो धन है प्रवाह, उसकी निगरानी की जाती है, ठीक है। ये खाता घरेलू परिसंपत्ति के जो विदेशी स्वामित्व वाले जो यहाँ पर विदेशी परिसंपत्तियाँ हैं उनकी घरेलू को स्वामित्व यहाँ पर परिवर्तन को मापता है ये, ठीक है। इतना पूरा करेंगे। इतना पूरा करने के बाद अपना आप निष्कर्ष लिखेंगे नीचे से। निष्कर्ष में क्या लिखते हैं देखते हैं। निष्कर्ष में लिखेंगे आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF जिसको बोलते हैं, कि नए लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय खातों को भी BOP, बैलेंस ऑफ जो पेमेंट होता है वो, ठीक है, या बैंक ऑफ पेमेंट, ये, ठीक है, के एक घटक के रूप में भी यहाँ पे इसको शामिल करते हैं, राइट। भारत में भी इसकी जो संदर्भ में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि RBI के पुराने वर्गीकरण के अनुसार भी डेटा को यहाँ पर प्रकाशित करेगा, राइट। तो यहाँ पर यहाँ से आपका आंसर ये पूरा हो जाएगा 10वां, ठीक है। तो उस टाइप से आपका क्वेश्चन लिखना है। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन बताएंगे नहीं, आपको थोड़ा सा बता देते हैं किस टाइप से आप लिखना है, प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, कल मैं इसको डिस्कस कराऊंगा। 11 क्वेश्चन है पूल लैंडिंग क्या होता है, इसके लाभों के संबद्ध चुनौतियों को वर्णन करना है, ठीक है। पूल लैंडिंग क्या होता है? पूल लैंडिंग देखो, जो आपका कुछ एक एकल एजेंसी होती है सरकार की या फिर इसके निकाय की जो छोटी एजेंसी होती है, उसमें क्या बड़े भूखंडों के रूप में इसको समेकित किया था, मैच किया था, ठीक है। तो उसके पास क्या है, उसके कुछ हिस्सा क्या है आपका, ये एक के पास रहता है, दूसरा मूल स्वामी के पास रहता है, जो उसको हिस्सा बचता है वो आपका जो मूल स्वामी इसका रहता है, जिसका मैक्सिमम भाग रहता है, उसको रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये जो योजना है हमारी, ये जो व्यवस्था है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में भी लागू हुई है ना, आंध्र प्रदेश में लागू की जा रही है इसको। तो ये न्यूज़ में था ये, तो इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं कल इसको क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँगा, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए लैंड पुलिंग क्या है, अभी क्या न्यूज़ में, थोड़ा गूगल करके आप देख भी लेंगे इसको, ठीक है। मैं आंसर इसको बाद में कराऊंगा, राइट। तो आपका 6 से 10 तक यहाँ पर आंसर पूरा हो गया, राइट। कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसमें जोड़िए आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है, ठीक है, क्योंकि आप आंसर जब लिखेंगे एक लोग का आंसर आएगा, यहाँ पर 2 लोग का आएगा, जितने लोग का आंसर मैक्सिमम लिखा जाएगा उसमें आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ पॉइंट सबके नए मिलेंगे, कोई अपना नया पॉइंट डाला है तो वहाँ से आपके क्या आंसर अच्छा से क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो इसमें क्या है, आंसर राइटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितना लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना शेयर करेंगे, तो क्या आपका ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो लिखने का प्रैक्टिस करने का तरीका है वो डाउट ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, और कंपटीशन भी आपको समझ आएगा कि क्या है यहाँ, राइट। तो देखते रहिए। बाकी मैंने कल यहाँ पर जो कल ज्वाइन किया हुआ था सेमिनार विजन है इसमें, तो वहाँ पर सर आए हुए थे गौरव त्रिपाठी करके सर से, ठीक है। तो उनका 260 कुछ करके रैंक था, तो वहाँ पर उन्होंने आंसर राइटिंग का भी बताया, जैसे आंसर राइटिंग था उन्होंने भी बताया कि इस टाइप से आंसर लिखना है, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस टाइप से आप आंसर स्टार्ट करेंगे, राइट। जैसे कि आपसे कोई आंसर गलत होता है तो क्या चीज़ गलत हो रहा है, वो चीज़ आपको गलतियाँ से सुधारना है, आपका पॉइंट नहीं निकालना है,
अब जैसे नोट्स किसी चीज़ का बनाते हैं, मेंस का आप लिख रहे हैं तो उसका नोट्स की पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है की पॉइंट बनाना है, लेकिन आपको जैसे कि क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है लैंडिंग पूल क्या होता है, तो आपको लैंडिंग पूल के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका नोट्स आपको बनाना है। जो आपको जिस चीज़ नहीं पता है, ठीक है, उसका नोट्स बनाना रहता है, ना कि जो चीज़ पता है, ना कि जो चीज़ की पॉइंट है। इन दोनों के नोट्स नहीं बनाने। फिर से मैं बता देता हूँ, नोट्स उसी का बनाना है जो चीज़ आपका गलत होता है, राइट। बाकी मैंने रिकॉर्डिंग भी कल भेजा हुआ था, तो आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट होता है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।